वेलकम बैक। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से अफरोज साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह काफी ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन महंगाई एक ऐसा अमल है जिसको रोकने के लिए दूसरे सेक्टर्स पे काम करना जरूरी होगा। इस बार का बजट बहुत अहम होने जा रहा है। जिस तरीके से आदाद शुमार आ रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत में जो टीम्स में रद्दोबदल किया गया, काफी ज्यादा लोग पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीदें आ सकती हैं। अफरोज साहब, पहले तो ये बताएं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं गुज़िश्ता एक साल के अरसे में, या जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, ये चेंजेस कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने टाइमली हैं? अभी हम देख रहे हैं शौकत तरीन साहब आपको फेस नजर आते हैं गवर्नमेंट का फाइनेंस के हवाले से। ये चेंजेस कितना ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है या बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत थी इकोनॉमी को कंसोलिडेशन की, आईएमएफ में हम ना जाते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा कहा कि हम एक साल पहले हमें आईएमएफ में जाना था, जो थोड़ा हमने डिले किया, वरना एक साल पहले हमारी इकोनॉमी आज यही बात जो आज हम कर रहे हैं 4% जीडीपी ग्रोथ की, शायद लास्ट ईयर करते हैं। खैर कोविड की वजह से शायद ना होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था। एंड आईएमएफ देखें, जो लेंडर है उनके अपने टर्म्स होंगे। अगर उनका कंफर्ट लेवल डॉक्टर हफीज़ शेख से होगा तो वी डोंट हैव एनी चॉइस कि हमें उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना ज़रूरी है। गवर्नर स्टेट बैंक जो आईएमएफ में 18 साल काम कर चुके हैं। अब जो शौकत, आई एम सॉरी आपकी बात कर, सो यू आर आल्सो विद दिस ओपिनियन कि जो तकर्रियां गवर्नर स्टेट बैंक की हो रही हैं, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो रही हैं, उसमें काफी बड़ा स्टेक आईएमएफ का रहा है। बिल्कुल रहा है। देखें, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑन मेरिट भी अब फॉर एग्जांपल गवर्नर रजा बाकिर का आप देखें तो ही हैज़ डन हिज डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आज भी नंबर 1 कहलाती है। 200 साल से हर साल नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है। वहाँ एडमिशन मिलना भी जो है बहुत मुश्किल है कि इतने लोग अप्लाई करते हैं, और उसमें उन्होंने पोजीशन भी हासिल की थी। एंड अ ब्रिलियंट गाय। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में कोई आम आदमी यानी बिल्कुल ही बेस्ट ब्रेन नहीं हो, उसके बगैर तो उनको जॉब भी नहीं मिलती है। यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो वो है। शौकत तरीन का भी अगर लोगों को बैकग्राउंड मालूम हो, सिटी कॉप के ये पाकिस्तान के चेयरमैन थे, और बहुत सारी कंट्रीज़ के ये हेड थे, जिसमें पाकिस्तान और दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़। और ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड ही हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड दैट हमें आईएमएफ के बहुत सारे हर चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा मान लिए। तो नाउ आईएमएफ नोज़ के, एंड देखें 1.5 साल हो गया, अब सिर्फ 1.5 साल बाकी है आईएमएफ के प्रोग्राम को। तो वो कुछ कंडीशनैलिटीज़ जैसा है इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाने का कह रहे, तो वो कैटेगोरिकली कह दिया है कि हाई एनर्जी से तो आम आवाम की कमर जो है वो टूट चुकी है कि एनर्जी के प्राइसेस बार बार हम तो वो पहले भी कह चुके हैं। हाई इंटरेस्ट रेट के भी फेवर में नहीं है, वो कह चुके हैं कि इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। और आईएमएफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमें, जब क्योंकि हमारी जिस भी कंट्री की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, तो जाहिर है आप कहीं भी किसी से भी, आप खुद भी पर्सनल लेवल पे किसी से लोन लेंगे और तो उनकी शराइत आपको माननी पड़ेगी, तो आपको लोन चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ बहुत ही हम इस पोजीशन में है कि आईएमएफ को हम हर बात हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यू आर सेइंग कि पाकिस्तान की मईशत अब कदर स्टेबल है, तो हमें आईएमएफ के ज्यादा मामला कहीं ना कहीं हम टैकल कर सकते हैं। अच्छा, शौकत तरीन साहब का जो इंक्लूजन है, इसके हवाले से कह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट के पास कोई और चॉइस नहीं थी, या गवर्नमेंट अब अपनी इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है उसको तब्दील करना चाहती है। पाकिस्तान की मईशत अक्सर हम देखते हैं पहले तो एक तो रीबिल्डिंग फेज में थी, अब स्टेबलाइजिंग फेज में, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद आ रही है कि क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट के आखिरी 2 साल हैं, तो गवर्नमेंट को अब डिलीवर करना है और डेवलप करना है। तो शौकत तरीन, डू यू थिंक इज द राइट गाय फॉर दिस? देखिए, इज द राइट गाय। मैं आपको बताऊं कि अगर डॉक्टर हफीज शेख भी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, अगेन ही हैज़ बीन टू हार्वर्ड एज वेल, तो वो जो थियोरेटिकली या एकेडमिकली मुल्क को जो आगे बढ़ाना था, जो बढ़ चुका है, लेकिन ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज शौकत तरीन। अब आज कल ही देखें, फ्राइडे को 90 बिलियन रुपीस जो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को दिए, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला रहा था। एंड शौकत तरीन, आई बिलीव ही इज़ एन एग्रेसिव फाइनेंस मिनिस्टर, पहले भी रह चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ही
स्पीड में जो फैसले करने हैं मुल्क के लिए उसमें इज नॉट गोइंग टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लोग उनको सुनते हैं और अमल करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2 साल जो इनकी हुकूमत में है, ही इज़ परहैप्स द राइट चॉइस, जो मैं समझता हूँ बेहतरीन फैसला किया है government। आपने राइट चॉइस तो करार दे दिया, लेकिन ये तो बताएं कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें क्या गवर्नमेंट नए टैक्सेस लगाने जा रही है, क्या गवर्नमेंट की हिकमत अमली होगी? क्योंकि लोग इस बार के बजट को बड़े इंपॉर्टेंट समझते हैं, लोग समझ रहे हैं कि कुछ तब्दीली आएगी इस बार वाकई में। देखें, अगर आप देखें पिछले 1 महीने में अगर मार्केट हमारी कुछ 4000 पॉइंट्स बढ़ी है, जिसको हम प्री बजट रैली कहते हैं, ये हर साल प्री बजट रैली नहीं होती है। अगर आम ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बजट इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस फ्रेंडली और इकोनॉमी फ्रेंडली और कैपिटल मार्केट फ्रेंडली, तो शायद 4000 पॉइंट्स गिरते हैं, बढ़ते नहीं। पब्लिक कैटेगोरिकली अगेन शौकत तहरीन ने कई इंटरव्यूज में कह चुका है कि ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ टैक्सिंग द टैक्स, यानी जिसको टैक्स जिनसे लिया जा रहा है उसका ही टैक्स रेट बढ़ाया जाए। तो वो तो कह चुके हैं टैक्स रेट हम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो टैक्स रेट कम करने की बातें कह रहे हैं। उन्होंने लेकिन माजरत के साथ कि मुमकिन होगा अफरोज साहब के टैक्स कम किए जाएं पाकिस्तान में? जो अभी आपने अहदाफ सेट किए गवर्नमेंट हमारे ने, लोग इसलिए नहीं समझते हैं कि बहुत ही कम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा है लोगों ने। इकोनॉमिक्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर पढ़े हों, दुनिया भर में किसी भी मुल्क में जब भी टैक्स रेट ज्यादा होगा आपको टैक्स कम मिलेगा, ये तय है। ये 2 वजह इसकी, अपने प्लेटफॉर्म से कई बार दोहरा चुके हैं। अच्छा, ये इसकी 2 वजह है। एक तो ये है कि अब टू जस्ट गिव यू एग्जांपल, हमारे सिनेरियो का मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अगर हमारा कैपिटल गेन टैक्स 15% है, और मैं पहले भी बाकी इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में, कि अगर हमारा कैपिटल गेन टैक्स 15% है, हमारा कैपिटल गेन टैक्स 10% हो जाए, यानी 33% कम किया जाए, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम्स आपके ज़्यादा होंगे, एक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, तो टोटल इन रुपी वैल्यू टैक्स, देखें किसी भी मुल्क को टैक्स इन रुपी वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड कितना परसेंटेज लगा रहे। दुनिया में कहीं 29% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, आप सिंगापुर जैसे मुल्क में 20% कॉर्पोरेट टैक्स है, अमेरिका में 21% कॉर्पोरेट टैक्स है। ये इतने हायर कॉर्पोरेट टैक्स रेट से आपको, एक तो लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, बैंक भी पैसा रखेंगे, क्यों इंडस्ट्री लगाऊं कि 29% में टैक्स लूं, और सेकेंडली कंसीलमेंट होगा, लोअर टैक्स रेट होगा तो कहेंगे कि चलो भाई हम ये टैक्स दे देते हैं। तो ये टैक्स रेट तो आई एम इफ नॉट 100%, 99% आई एम श्योर कि इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट, बट ही इज गोइंग टू डिक्रीज इट। और मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो 29% है उसको भी ये कम करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है उसको भी कम करेंगे। आपने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, आपने कैपिटल टैक्स की बात की, तो शौकत तरीन साहब क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में या पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कोई ऐसा नाम नहीं जिसको लोग नहीं जानते। ही इज क्वाइट कैपेबल गाय और प्रैक्टिस किए हुए हैं, सारी चीज़ें पहले भी इन्होंने की हुई हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि जब ये टैक्सेस कम करेंगे तो गवर्नमेंट ने जो अहदाफ रखे हैं, जो बड़ा माइलस्टोन रखा हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद आएगी कि वो सारे जो बेंचमार्क सेट करी वो तो पूरे नहीं कर सकेगी। और अगेन पाकिस्तान में आज भी जो टैक्स नेट वाइडनिंग के जो मामलात हैं वो उस तरीके से देखने नहीं आते, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में जो टैक्स देने वालों की शरह है वो काफ़ी हद तक महदूद है, और जो टैक्स फाइलर्स हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की फाइलिंग आज भी पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो रही होती है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर सकती है? देखें, अगर आप फिगर्स देखें, माशाल्लाह आपकी भी नॉलेज बहुत फिगर्स के एग्जैक्ट आप फिगर्स बताते हैं। हमारे 5 ट्रिलियन रुपीस होपफुली कलेक्ट हो जाएंगे जून जब खत्म होगा, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट किया है 5.8 ट्रिलियन, ठीक है। अब 5.8 ट्रिलियन, देखें अभी वी आर स्टिल इन कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा नहीं है, हो सकता है अगले साल हम पोस्ट कोविड एरा में हो, तो जिसकी वजह से IMF इज कंफर्टेबल विद दिस फिगर, शायद नहीं होते वो। तो अगर 5 जो ट्रिलियन है उससे 5.8 ट्रिलियन हो रहा है, तो तकरीबन जो है वो 12-13% बढ़ रहा है। 12-13% जो बढ़ रहा है वो कुछ तो अगर 7-8% इन्फ्लेशन की वजह से हासिल हो जाएगा, और कुछ जो है ये कह रहे हैं टैक्स का जो नेट है, जहाँ से हमें टैक्स नहीं मिल रहा है वहाँ ये करेंगे।
यानी तो उससे हमें ये 5.8 ट्रिलियन का 15% सिर्फ 15% हमें टैक्स ज़्यादा हासिल करना। देखें कोविड के दौरान हमें 4 खरब लास्ट ईयर मिले थे, 4 ट्रिलियन, इस साल हमें 5 ट्रिलियन मिल रहे हैं। यानी आप ये सोचे 25% तो कोविड के दौरान हमें मिला है, तो अभी 50% तो कोविड का एरा खत्म होगा, तो 15% ज़्यादा हासिल करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग है। हम इससे ज़्यादा ही, आई बिलीव 6 ट्रिलियन हम क्रॉस करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो मैं नहीं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फिगर। मतलब टैक्स नेट इंक्रीज होने जा रहा है और आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है काफी हद तक उसमें कामयाब हो जाएगी? जी देखिए ना, आप इससे आप अंदाजा लगाए ना, अगर 350 अरब, जो मुझे याद नहीं पड़ता है इंडस्ट्री में 73 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3% लोन पे दिया हो, कि भाई ये आप जो है जो टर्फ है, जो टर्म फाइनेंसिंग 3% पे, टेम्परेरी रिलीफ फाइनेंस फैसिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड प्राइमरीली, तो 350 अरब लोगों ने लिया है 3% पे इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करने के लिए। बहुत सारे, मैं नाम कंपनी का लेना नहीं चाह रहा, लेकिन किसी कंपनी की 5 लाख टन की कैपेसिटी है, वो 10 लाख टन पे चला गया, बिकॉज इस किस्म का 3% इंटरेस्ट रेट पे, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी वो कह रहा है भाई ये ऐसी अच्छी फैसिलिटी है, तो इतना हासिल किया है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो टैक्स भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कंक्लूड करें इस बार के बजट में, तो व्हाट डू यू थिंक जो 3 मेजर सेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट के लिए, वो कौन से हो सकते हैं जिस पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि इन 3 सेक्टर्स पे काम करके ज्यादा इंसेंटिवाइज करके मईशत को स्ट्रांग किया जा सकता है? देखें, एग्रीकल्चर का तो हमने जिक्र ही किया। एग्रीकल्चर डू यू थिंक टॉप 3 में होगा? जी, टॉप 3 में होगा हाँ, 100% ये दोबारा टॉप 3 में होगा। जैसा मैंने कहा कि ह्यूज सब्सिडी दी जाएगी, हमने फर्टिलाइजर और डैप की बात की, लेकिन इवन ट्रैक्टर्स जो है आप देखें तो वो ट्रैक्टर्स भी चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए, दूसरे पेस्टिसाइड्स है, दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, तो एग्रीकल्चर के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। प्लस इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री प्राइमरीली, और जो लोकल इंडस्ट्री भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होती है, तो हम लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें कि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो कम से कम इंपोर्ट हो। तो मैं समझता हूँ ये इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट को होगा, टेक्सटाइल को होगा, आईटी सेक्टर को होगा, जो अभी भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ ये पिछले 5 साल का बेहतरीन बजट होना चाहिए इस साल। पिछले 5 साल का बेहतरीन बजट होना चाहिए। और जिस तरीके से अफरोज साहब बता रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट के लिए जो अहदाफ है कुछ सिंपल भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीशत ने हालिया दिनों में ग्रोथ दिखाई, उस ग्रोथ को देखते हुए इस बात का तखमीना लगाना कदरे आसान है कि कौन से सेक्टर्स पाकिस्तानी मीशत को आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक मजबूत कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो पाकिस्तान की मीशत इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर एक सरे फहरिस्त होगा जिसमें पाकिस्तानी मीशत को ग्रोथ दिखानी होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्सटाइल का सेक्टर, ये वो अगेन ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे पाकिस्तानी मीशत काफ़ी हद तक रिलाई करती है, खासतौर पे लोकल प्रोडक्शन के लिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एसएमई को प्रमोट करने के लिए। ये वो तमाम तर शोबे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या होंगे और क्या नहीं, और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे किस तरीके से आएंगे, मौजूदा रैली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस हद तक बरकरार रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे अफरोज साहब से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।